बुलिंग आई थिंक ये एक ऐसा प्रॉब्लम है आजकल मार्केट में कि हर इंसान को बुलिंग फेस करनी पड़ती है। कोई ज्ञान कुछ काम नहीं करता है। आपको अपने आप में इतना सेल्फ बिलीफ रखना पड़ता है कि हाँ, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आई। अभी कुछ दिन पहले ही समय रैना जो लेटेंट के हैं, इंडियाज गॉट लेटेंट, उन्होंने प्रखर के प्रवचन में एक बात बोली थी कि बचपन में वो बहुत ज्यादा बुली होते थे। ठीक है, उस फेज में बीटेक का बहुत ज्यादा क्रेज था। एंड वी नो कि आईटी में अगर जाना है या तो आप इंजीनियर होने चाहिए, आपको कोडिंग करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आप डेवलपर या प्रोग्रामर ही बन सकते हो। उसके बाद मैंने एडटेक के असली मजे देखे। इतना गंदा ड्रॉप, हुएवर आई एम पिचिंग इन्वेस्टर्स। इनफैक्ट मेरी सुधा चंद्रन जी के साथ एक फोटो भी नहीं है। तब मैंने रियलाइज किया कि मैं क्यों गई थी यहाँ पर। शी मेट धोनी, तो उन्होंने बताया कि वो धोनी से कैसे मिली थी। धोनी जिस फ्लाइट में जा रहे थे उसी सेम फ्लाइट में उन्होंने टिकट बुक करी बिजनेस क्लास में अपने पैसे देके, एंड शी जस्ट वांटेड अ साइन फ्रॉम धोनी। कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पर जब पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। सो गाइज, आज की हमारी कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार, हमारी लाइफ में इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग रेंट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर क्रिप करते रहते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसको लेकर रोते रहते हैं। तो जो आज हमारे साथ गेस्ट हैं, पूर्वा श्रीवास्तव मैम, ये कहानी है एक भोपाल के छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसी लड़की जिसके पास एक टाइम पर अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक ऐसी लड़की जिसने एक ड्रॉप लेके ट्यूशन्स पढ़ाए, बच्चों को पैसे इकट्ठे करे, पैसे सेव किए और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन परस्यू किया। एक ऐसी लड़की जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर, एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से निकलकर आज अपनी खुद की कंपनी स्टैब्लिश करी। और जिस बंदी ने ऑलमोस्ट 50 लाख से ऊपर का पैकेज 10 साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद वो छोड़ा और अपने खुद का वेंचर स्टार्ट किया। तो बहुत गट्स चाहिए होते हैं इतने बोल्ड डिसीजन लेने में। जब लाइफ आपकी परीक्षा लेती है हर मोड़ पर, जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप मेंटली ब्रेक डाउन रहते हो, जब आपकी लाइफ में ट्रेजिडीज आ जाती हैं, उसके बाद भी आप बाउंस बैक करते हो। तो आज हम पूर्व हमसे जानेंगे कि उन्होंने लाइफ में इतनी कठिनाइयाँ झेलने के बाद कैसे बाउंस बैक किया। सो वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म बियॉन्ड द रैंक्स मैम। सो गुड टू हैव यू। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच। एंड आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया, आई ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग इमोशनल, बिकॉज वो जर्नी जो मैंने जी है उसको आपने कुछ वर्ड्स में जब समराइज किया, इतने अच्छे से समराइज किया कि इट वाज योर ओन जर्नी। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे, एंड आई एम रियली श्योर वॉट एवर वी आर डूइंग टुडे इट्स गोइंग टू गिव अस गुड इंसाइट्स एंड टू द ऑडियंस एज वेल। आपको बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि आपकी स्टोरी ना, जब मैंने जोश टॉक पर सुनी तो आपकी स्टोरी ऐसी लगी कि यार ये पर्सनल है। क्योंकि आपको पल पल पर आपको स्कूल में टॉन्ट मिलते थे, कॉलेज में टॉन्ट मिलते थे, फिर आपको अपने कॉर्पोरेट कल्चर में लोग आपको ताने मारते थे। तो यार ऐसा, हम जो भी मिडिल क्लास फैमिली है या फिर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी जर्नी ना बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग और रिलेटेबल लगती है, इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न था आपको इस पॉडकास्ट पर बुलाने का। सो मैम, मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि जो स्टॉक पर आपकी स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी, लेकिन कुछ ऐसी बातें अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं अपनी जर्नी से, स्टार्टिंग से, कि जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ठीक है, कैसे आपने वो स्ट्रगल्स झेले और कैसे फिर आपने कॉर्पोरेट में एंट्री की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल। आपने मेरी जर्नी की शुरुआत तो कर दी, पर जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, बुलिंग, आई थिंक ये एक ऐसा प्रॉब्लम है आजकल मार्केट में कि हर इंसान को बुलिंग फेस करनी पड़ती है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, ओल्ड एज लोग हो, हर इंसान को एक सर्टेन एज में, सर्टेन फेज में बुलिंग फेस करनी पड़ती है। बट बुलिंग सबसे ज़्यादा टफ होती है टीनेजर्स के लिए, सबसे ज़्यादा टफ होती है। बिकॉज आज जब आप उस बुलिंग को ओवरकम कर जाते हो तो आप अपना शेयर कर पाते हो कि किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया। और जब एक टीनेजर रहता है ना जिसके साथ बुलिंग हो रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है, और वो उनका पूरा फ्यूचर और पूरा यंग एज डिसाइड कर देता है। सो फॉर मी, मैंने कुछ ऐसी बातें, लाइक जैसा आपने बोला, मेरी पूरी जर्नी जो स्टॉक्स पे फीचर्ड है उनके मेन चैनल पे, जहाँ पे करोड़ों सब्सक्राइबर्स ने वो चीज़ देखी हुई है। बट कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने कभी शेयर नहीं करी है। जैसे मैं बुलिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि मेरी स्कूल लाइफ कोई बहुत हैपनिंग नहीं रही थी, कॉलेज लाइफ भी बहुत हैपनिंग नहीं रही थी। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज स्कूल में हर महीने डिफ़ॉल्टर में मेरा नाम आता था।
कि आपकी फ़ीस जमा नहीं है, जबकि मैं एक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट रही थी। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था एंड आई वाज़ अ टॉपर इन माय क्लास। मेरा 10th में भी न्यूज़पेपर में नाम आया था, 12th में भी नाम आया था। बट वो सब होने के बावजूद भी आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट। क्यों? बिकॉज आसपास के लोग उतनी वैल्यू नहीं देते थे, उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो मेरे लिए जो चीज़ हमेशा काम करी है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ऑलवेज इट हैज़ वर्कड फॉर मी एंड इट हैज़ लिटरली डन वंडर्स इन माई लाइफ। मेरा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है हमेशा से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास में कौन बैठा है और वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है। आई हैव लिटरली बिकम सो स्ट्रॉन्ग। मेरे कान और मेरी आंखें एकदम फोकस रहती है मेरे गोल पे, बिल्कुल अर्जुन की तरह, कि मुझे और कुछ नहीं दिखता उसके अलावा। और ये होता कब है? मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोल दूंगी कि आप फोकस्ड रहो, सब लोग बोलते हैं, बट आप ये करते कैसे हैं? ये करते ऐसे हैं जब आपको मजबूरी होती है, कोई मोटिवेशन चाहिए आपको। मेरे लिए वो मजबूरी थी मेरी फैमिली, कि मैं अपने पेरेंट्स को उस सिचुएशन में नहीं देख सकती थी, जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया लिखाया। हर कंडीशन में हम मेरे और मेरे भाई को आगे रखा मेरे पेरेंट्स ने, हर चीज़ में, कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हम अच्छे स्कूल में पढ़ें। सो इफ़ दे हैव गिवन सो मच प्रेफरेंस टू अस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू गिव इट बैक टू देम। सो मेरा गोल वो था, मेरे लिए वो निशाना था कि मुझे मेरे फैमिली को एक लेवल ऊपर लेके जाना है एट एनी कॉस्ट। इसके लिए ना मुझे स्कूल की बुलिंग से कोई फ़र्क पड़ा, ना मुझे कॉलेज की बुलिंग से फ़र्क पड़ा, ना मेरे कॉर्पोरेट लाइफ की बुलिंग से मुझे कोई फ़र्क पड़ा और ना मुझे अपने मेरे बिजनेस लाइफ के बुलिंग से फ़र्क पड़ता है। फिक्स मेरा गोल सेट है कि मुझे ये करना क्यों है। सो यू नीड टू फिगर आउट वाई, वट एवर यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग इट। सो जर्नी सबको पता है, सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आज मैं आपको ये जर्नी बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो सब ओवरकम कर लिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे ऑडियंस में जो शायद मुझसे भी सिमिलर, रिलेटेबल या मुझसे बेकार चीज़ें फेस कर रहे होंगे ऑलरेडी। सो कोई ज्ञान कुछ काम नहीं करता है। आपको अपने आप में इतना सेल्फ बिलीव रखना पड़ता है कि हाँ, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर उसके बाद आपको दुनिया में कोई हिला नहीं पाता है। सो आई हैव बिकम दैट स्ट्रॉन्ग रॉक नाउ। यस, आई कंप्लीटली एग्री विद योर पॉइंट मैम। तो जैसे अभी आपने बुलिंग का पॉइंट उठाया, तो यहाँ पर ना मेरा भी मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आई। अभी कुछ दिन पहले ही समय रैना, जो लेटेंट के हैं, इंडियाज गॉट लेटेंट, उन्होंने प्रखर के प्रवचन में एक बात बोली थी कि बचपन में वो बहुत ज़्यादा बुली होते थे, स्कूल के दोस्तों ने बहुत ज़्यादा बुली करते थे, ठीक है। तो वो मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, ठीक है, और वो कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते थे ये बात, ठीक है। तो मैं वहाँ रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, जो बच्चे ना कोई ट्रॉमेटाइज्ड वर्ड तो थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर किसी सॉर्ट ऑफ बुलिंग से निकलते हैं या फिर ट्रॉमा थोड़ा-सा रहता है स्कूल में, तो अगर आप बड़ी पिक्चर में अपना आप एम क्लियर रखेंगे, तो लाइफ में ना आप उस सिचुएशन से ज़रूर निकल जाएँगे। आप समय का एग्ज़ाम्पल देख लो, आपका भी एग्ज़ाम्पल है। तो नाउ मैं मूविंग ऑन कि लेट्स से आपने अपनी स्कूलिंग वाली पार्ट कर लिया, तो कॉलेज में मैं देख रहा था कि आपने बीटेक नहीं की हुई है, ठीक है? और आजकल और जिस टाइम पर आप थे, ठीक है, उस फ़ेज़ में बीटेक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, एआई ट्रिपल ई बहुत ज़्यादा होता था और हर पेरेंट्स का एम रहता था या डॉक्टर बनाना है, ठीक है, या एआई पीएमटी और या फिर जेईई मेंस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये समझना है कि बिना आपने इंजीनियरिंग डिग्री के कैसे आप इस प्रोफ़ाइल में आए, ठीक है, इंजीनियरिंग जॉब के लिए आए। प्लस आजकल ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है, ठीक है। तो बीटेक में एडमिशन मिल पाना बहुत इट्स अ टफ नट टू क्रैक। प्लस इंजीनियरिंग बहुत महंगी हो गई है। आईआईटी से भी इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात है। एनआईटीज़ भी बहुत एक्सपेंसिव है और प्राइवेट का तो आप भूल ही जाइए, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी जर्नी से रिलेट करके हमारे ऑडियंस को, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, कि यार कोई नहीं, अगर आप बीटेक नहीं कर पाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। प्लस क्या-क्या थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में वो क्या स्किल्स पर काम कर सकते हैं जिससे वो टेक्निकल फील्ड में आ सकता है। Right. So it was an eye opener for me 10 years ago, 10 to 12 years ago, when I was also influenced by the same fact that we need to be an engineer or a doctor. In fact, my family had the same dreams for me कि ये इसको इंजीनियर बनाएंगे। सो मैंने ए आई ट्रिपल ई का एग्ज़ाम दिया एंड मेरी रैंक आई, आई गॉट द टॉप कॉलेज ऑफ भोपाल। बट जब मैंने उसकी फ़ीस देखी, सो आई सेड कि ये तो नहीं हो पाएगा। वो मैनेजेबल नहीं था मेरे तो फैमिली। फीस की वजह से ही आपने वो फीस ड्रॉप। की वजह से मैंने वो डिसीजन ड्रॉप कर दिया। आई कुडन्ट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। फिर उसके बाद मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ा। मैंने सोचा मैं 1 साल उतने पैसे इकट्ठे करके फिर वापस इंजीनियरिंग करूँगी या फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी। ये 2 ऑप्शंस थे मेरे करियर में। एआई ट्रिपल ई के लिए जो जो मैंने मेहनत करी थी, जो मेरा गोल था उस टाइम पे
कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी कि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर थी मेरी कोचिंग AIEEE की, और मैं डेली लिटरली पैदल जाती थी वो, बिकॉज़ बस एंड ऑल का कन्वेंस मेरे लिए मैनेज करना बहुत टफ था। सो AIEEE क्रैक हो गया और उसके बाद वापस एक ड्रीम शैटर हो गया फीस देखकर कि ये तो नहीं कर सकती मैं। सोचा कि 1 साल ड्रॉप लेके इकट्ठे करूँगी, बट उसमें आई कुड सेव द मनी ओनली फॉर BSc डिग्री, नॉट फॉर इंजीनियरिंग, बिकॉज़ उसकी फीस इतनी ज़्यादा हाई थी कि वो 1 साल में जो भी मैंने उस 1 साल में मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया डोमेस्टिक वाले, एंड मैंने केमिस्ट्री लैब में काम किया था एसिड बनाने की फैक्ट्री में, और उसके बाद मैंने ट्यूशन्स भी लेना शुरू किया घर में। बट उससे उतने नहीं इकट्ठे पैसे हो पाए कि मैं लाखों की फ़ीस जमा कर पाऊँ। सो देन आई डिसाइडेड कि अब जो भी है पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है। सो एज़ आई टोल्ड यू आई वाज़ गुड एट स्टडीज़, तो मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज में BSc करने का डिसीजन ले लिया। सो वो कंप्यूटर साइंस में मैंने BSc किया नॉर्मल, एंड दैट कॉलेज वाज़ ऑल्सो हिंदी मीडियम। वहाँ पे मैं एक अकेली थी जो इंग्लिश मीडियम की थी। बट उसके बाद आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू वर्क इन विप्रो इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। या देयर वाज़ सम इंटरव्यूज़ गोइंग ऑन इन वन ऑफ द कंसल्टेंसी, जहाँ पर मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ में गई थी, वो इंजीनियर थी। उसी सेम कंसल्टेंसी में इंटरव्यू चल रहे थे, विप्रो के टेक बैकग्राउंड के लिए इंजीनियर्स के, और BPO के चल रहे थे नॉन टेक बैकग्राउंड वालों के लिए। सो मैंने वो नॉन टेक बैकग्राउंड के उससे वहाँ पे वो इंटरव्यू दे दिया, एंड आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज़ माय कम्युनिकेशन स्किल्स वर गुड। सो तब मैं बहुत खुश थी कि मुझे विप्रो मिल गया, और उस टाइम मुझे ये पता ही नहीं था कि टेक, नॉन टेक, IT सपोर्ट, BPO ये अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मुझे लगा मुझे विप्रो मिल गई मतलब मुझे लाइफ मिल गई, बिकॉज़ MNC मिल गया था। आई वाज़ स्टिल fascinated कि हाँ, वो बड़े बिल्डिंग्स वो मुझे देखने हैं, बड़ा शहर पुणे जैसा मैं जाऊँगी वहाँ पर। जब मैंने वहाँ पे कदम रखा विप्रो में, एंड देन आई रियलाइज्ड अनदर आई ओपनर कि ये बड़े बिल्डिंग से फैंसी दिखते हैं, इनके अंदर ये सब खोखलापन है एक्चुअली। बिकॉज़ आपको BPO में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है कंपनीज़ के अंदर। वहाँ पे आपको हमें रात में 3 बजे उठाया जाता था कॉल्स के लिए। रात के 3 से सुबह 12 बजे तक की शिफ्ट मैं करती थी, ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स टोटली। 1 साल तक वो किया, ना सोने का पता, ना खाने का पता, ऐसी लाइफ़ हो गई थी उस टाइम। बट 1 साल काटा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1 साल से पहले जॉब छोड़ दूँगी तो मुझे नेक्स्ट मूव नहीं मिलेगा। सो 1 ईयर मैंने जैसे-तैसे वहाँ पे स्ट्रगल करके निकाला अपना, एंड देन आई मूव टू अनदर BPO ओनली, क्योंकि IT का कोई मुझे चांस ही नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही नहीं थी। 1 साल वापस मैंने एक और BPO में जॉब किया, दैट वाज़ यूके टेलीकॉम प्रोसेस कन्वर्जिस में। फिर मैं वापस एक कंसल्टेंसी में गई एक अलग स्विच के लिए। 1-1 साल में मैं कंपनी स्विच कर रही थी अपना पैकेज बढ़ाने के लिए उस टाइम। और BPO में सर्वाइव करना बहुत टफ भी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो आई वाज़ चेंजिंग कंपनीज़ एवरी ईयर। वहाँ पे आई गॉट लकी, एंड समबडी आस्क्ड मी कि एक IT में कॉग्निजेंट में पोजीशन चल रही है सेल्सफोर्स की। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? मैंने बोला सेल्स है क्या ये? सबको सेल्सफोर्स मतलब सेल्स ही लगता था तब, और आज भी काफ़ी लोगों को वही लगता है। सो मैंने बोला ये सेल्स है तो मैं सेल्स नहीं करूँगी, और ऑन फील्ड वगैरह वाला सेल्स बिल्कुल नहीं करूँगी। सो दे सेड कि नहीं, ये सेल्सफोर्स सेल्स नहीं है, आप पता करो, नया CRM आया मार्केट में। उस टाइम वो एकदम नया आया था 10 साल पहले। सो मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसको गूगल पे पढ़ा कि ये क्या है। कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, उसका आर्टिकल्स कुछ नहीं था, क्योंकि इट वाज़ एब्सोल्युटली न्यू इन द मार्केट। नोबडी न्यू, किसी ने कुछ डाला ही नहीं। जो भी छोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसके बारे में, वो मैंने पढ़ा, अपना ऊप्स कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किया, थोड़ा बेसिक प्रोग्रामिंग क्लियर किया, बिकॉज़ मैं इंजीनियरिंग से नहीं थी। बट CS था मेरा बैकग्राउंड, तो थोड़ा C++ का बेसिक्स मुझे आता था। वो सब मैंने क्लियर करके और सेल्सफोर्स का मेरा इंटरव्यू क्रैक किया। That was completely a game changer for me. I'm so thankful to the CEO of Salesforce that he introduced something जो हमारे जैसे नॉन टेक बैकग्राउंड वालों को IT में एंटर होने का चांस मिलता है। बट उससे मुझे एक नई चीज़ मिली सीखने कि नहीं, आई कैन ऑल्सो वर्क इन IT, एंड वहाँ से मुझे ये मिशन मिला कि अब मैं इसके बारे में लोगों को एजुकेट करूँगी। आई वॉन्ट टू क्रिएट सो मेनी पूर्वास जो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी अगर इंजीनियर नहीं बन पा रहे, बट उनको IT में जाने का सपना है, तो वो स्टिल पूरा कर सकते हैं। सेल्सफोर्स के थ्रू मैंने फिर और स्किल्स ऐसे पता करना शुरू किए, जैसे SAP है, ज़ोहो है, ऐसे बहुत सारे ऐसे CRMs हैं, ऐसे नॉन टेक स्किल्स हैं, जिनकी वजह से हम IT में जा सकते हैं। एंड दैट्स हाउ माय कंपनी आई लर्निंग्स वाज़ बोर्न। तो मतलब आपका आइडिया ये था कि यार हर जैसे मैम जितनी मेरी अभी तक की समझ है कि जो बिजनेस जो इवॉल्व होते हैं फिर जो उसकी फाउंडेशन रखी जाती है वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है?
वही फाउंडेशन आपकी रखी गई कि यार मैं नॉन इंजीनियर थी, ठीक है, और सेल्स फोर्स ने जैसे इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि यार मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला, ठीक है। तो अब मैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलना चाहती हूँ जो मेरे ही जैसे बैकग्राउंड के हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आई लर्निंग्स का प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, तो इसकी फाउंडेशन ठीक है हमें समझ में आ गई कहाँ रखी गई। तो लेकिन अभी ये एडटेक स्पेस में आती है, तो यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये हो सकता है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में ना एडटेक की इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और आप अगर आप शार्क टैंक का भी नाम शार्क टैंक भी देखते होंगे, तो शार्क टैंक में ना अगर कुछ एडटेक स्पेस के कुछ फाउंडर्स आते हैं ना, तो जो शार्क्स हैं वो थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो पिच वगैरह सुन लेते हैं लेकिन उन्हें एक ऑफर नहीं देते। तो ऐसी इमेज बन गई है, ठीक है, कुछ 3-4 बड़े प्लेयर्स की वजह से, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की गई, ठीक है। पेरेंट्स का विश्वास खोया, बच्चों का विश्वास खोया। तो इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाली मार्केट में जिसकी इमेज 3-4 साल से खराब है, आपने इतना टफ डिसीजन अपने लिए कैसे चुना मैम, और कैसे आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो और स्पेस में, और आपका अगर मैं डाउन द लाइन 10 साल का विजन समझूं, तो आप इसे कितना बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं? राइट। सो मैं आपको एडटेक के बारे में आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज द रिसर्च विच आई हैव डन ऑन ऑल द कंपनीज जो अच्छे चले हैं और जो अच्छे नहीं चले हैं सबके ऊपर आई हैव डन अ ग्रेट रिसर्च। एडटेक स्पेस जो है ये पहली बात किसी के लिए भी इसमें एंटर करना बहुत ईजी है, बट इससे निकल पाना बहुत टफ है। आप एंटर कर लोगे क्योंकि बूटस्ट्रैप्ड आप स्टार्ट कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट इन दिस, सो एनीबडी कैन स्टार्ट। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है देखा जाए तो, बिकॉज इससे लोगों का ट्रस्ट लूज हो जाता है। एनी इन्फ्लुएंसर कैन स्टार्ट एट टेक, एनी वन कैन स्टार्ट, चाहे उससे आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सो मैंने अपनी रिसेंट एक पॉडकास्ट में बोला था कि देयर शुड बी सम सर्टिफिकेशन विच गवर्नमेंट शुड लॉन्च, दैट ओनली दीज पीपल हु हैव दिस मच एक्सपीरियंस इन टू दिस डोमेन, वो खुद अगर किसी को ट्रेन कर चुके हैं पर्टिकुलर, उन्होंने अगर एक्चुअल में किसी के करियर्स बनाए हैं, उनको आप सर्टिफिकेट दो, कुछ क्राइटेरिया रखो, उसके 2-3 राउंड्स रखो, वही लोग एडटेक खोल पाए। बिकॉज पीपल नीड टू नो विच ब्रांड इज ऑथेंटिक, राइट। दूसरा ये पॉइंट है कि एडटेक स्पेस में अगर आप क्यों लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज स्कैम बहुत सारे होते हैं, जेन्युइनली होते हैं। एक फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने कोडिंग सीख ली, वो अपना कोर्स लॉन्च कर सकता है, उसका एडटेक खुल गया और उसके बाद में वो कुछ टाइम बाद गायब, उनका सोशल मीडिया बंद, सब गायब, लोगों के पैसे खा लिए। तो लोग फ्री डेमो नहीं देखते हैं, लोग कुछ देखते नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। सो एडटेक कंपनी को देखने के पहले उसके पीछे जो है ना उसको देखो, तब आपको रियलाइज होता है कि ये एक्चुअल में जेन्युइन है कि नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने एडटेक खोला था बहुत ईजी स्विच था मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन एक्सेंचर एंड उसके साथ में मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, मैं लोगों को सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग देती थी, जिससे मैंने आपको अपना मिशन बताया था कि मुझे चाहिए था कि लोग सीखें और जाने इस स्किल के बारे में। So by that time, I got an offer of 50 LPA from a company at Tech. I won't take the name. They offered me the package of 50 LPA to become a training director for their company because I was working as a freelancer and मेरे social medias पे अच्छी fan following by that time हो गई थी। People मेरे already 10,000 लोगों को मैंने train कर दिया था उन 2-4 सालों में। So तब मैंने उनके साथ में काम नहीं किया, मैं एक और कंपनी के साथ में उस टाइम पे काम करी थी। मुझे वो ट्रेनिंग का पूरा मॉड्यूल समझ में आ गया, लूप होल समझ में आ गए कि ये क्या है और क्या नहीं। तो मैंने वो 50 एलपीए का ऑफर हटाया और मैंने एक्सेंचर को भी उस टाइम पे छोड़ दिया। आई क्विट दैट एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपना ओपन करती हूँ ये। आई ओपनड इट, 6 मंथ्स तक वी वर एबल टू क्लोज द रेवेन्यू ऑफ 1 सीआर विद इन अ 6 मंथ्स। द ग्राफ वाज लाइक दिस। आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा पॉकेट से एंड आई एम अर्निंग सो मच। उसके बाद मैंने एडटेक के असली मज़े देखे। इतना गंदा ड्रॉप, whoever I am pitching investors. If you know, I'm in touch with Aman Gupta, I know him, right? So मैंने उनको पिच किया, ही लिटरली सेड कि नहीं भाई मैं इसमें तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा, वैसी बात करते हो, वेरी कूल पर्सन ही इज। भाई अट्टे वट्टे क्या कर रहे हो तुम लोग, इसमें बिल्कुल मत जाओ। शार्क टैंक में भी वो ऐसे ही बोलते हैं एडटेक को लेकर। तो बहुत इन्वेस्टर्स को मैंने पिच किया एंड उन्होंने मुझे साफ ये बोला कि एडटेक में तो मैं भी नहीं पिच करूँगा, मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा पूर्वा, यू नीड टू हैव दिस सास प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आती है रियल एंटरप्रेन्योरशिप। सो जब एडटेक का स्पेस मैंने देखा कि अन अकेडमी हो, बायजूस हो, कितने बड़े आप नाम ले लो, सबका एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाता है मार्केट में, चाहे कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। बिकॉज
इसको अगर आप थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे ऐसा होता क्यों है। अब जैसे मैंने आपको अपना रेवेन्यू बताया 6 मंथ्स में, बट ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। जितने हमारे कैंडिडेट्स आए, जितना हमने 10 प्लस कंट्रीज़ में पढ़ाया, हमने 50,000 कैंडिडेट्स तक वो चीज़ पहुँचाई, ट्रेनिंग दिया उन लोगों को, इतने कॉलेजेस, एमिटी एंड ऑल के साथ में कोलैबोरेशंस किए। इन सबको सँभालने के लिए उतनी आर्मी भी लग रही थी मुझे। आई हैड टू हायर पीपल टू हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बट जब बच्चे आना बंद हो जाते हैं, लोगों को सैलरी तो आपको पे करनी है, वो तो कंटिन्यूशन में चलेगा। सारे एटेक प्रॉब्लम्स सेम फेस करते हैं कि उनको बाद में लोगों को सैलरी देना अफोर्ड नहीं होता, फिर वो ले ऑफ्स करते हैं। So it happened with us also. I am not denying the fact. In fact, I was very clear that I don't want any layoffs in my company, but we also had to go through the same phase because as a founder, I am responsible to pay people salary on first of every month. So I can't play with their careers for so long. So I have to be I offered them, instead of just laying off people, I offered them freelancing jobs with us only. That you do this and you take the commissions, or you take some fixed amount and then freelancing, so that they also get some opportunity and they can find things outside. सो तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि 6 मंथ्स में ही आई वाज़ स्मार्ट इनफ टू रियलाइज़ दिस कि मैं इसमें अब आगे और अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करूँगी। देन वी बिल्ट अ सास प्रोडक्ट, आई कनेक्ट, जहाँ पे हम लोगों को, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ नौकरी, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, और यहाँ पे हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ जॉब वैकेंसीज़ लोगों को पोस्ट करते हैं। स्पेशली रेफरल जॉब वैकेंसीज़ जो नौकरी और लिंक्डइन पे नहीं मिलती है लोगों को। सो वी कनेक्ट विद कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स एंड वी आस्क देम टू पोस्ट दैट internal referral vacancies on our portal. So for this, now I'm again reaching out to so many investors, and there are investors interested in this. So I will be getting funding for the same. So this is 1 साल के इस entrepreneurship journey में भी मैंने proper ups and downs देख लिए हैं. So in a nutshell, we have to be, flexible enough to understand what is going good and what is not going good. A genius is someone who knows when to stop. यहाँ पर मैम मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स ऑन दिस कि क्योंकि जैसे है ना टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। तो अगर आज की डेट में कोई बंदा इर्रेस्पेक्टिव की बीटेक है, बीसीए है, क्या है, ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो ग्रेजुएशन में गया, तो क्या उसे फर्स्ट ईयर से ही, जैसे समर ब्रेक होता है, तो वो फर्स्ट ईयर से ही, जैसे हमारे टाइम पर तो एक इंटर्नशिप मैंडेटरी होती थी। हम बस वही करते थे फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप। 5-6 हज़ार रुपये दिए, सर्टिफिकेट बनवा लिया और कर लिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं पलट के देखूँ, उन लोगों ने, जिन लोगों ने 2-3 साल इंटर्नशिप की थी, 4 से 5, वो आज कहीं लाख गुना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? और जो लोग बस एक इंटर्नशिप करते थे फॉर्मेलिटी के लिए, वो थोड़ा पीछे रह गए लाइफ में। तो यूथ के लिए आपका ये क्या सजेशन रहेगा? टेक्निकल स्किल्स पर तो ठीक है, वो काम कर सकते हैं। तो अगर हम लार्जर ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू, तो आई वुड लाइक टू नो कि ऐसी क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो हर यूथ को आनी चाहिए, और वो फ्रॉम, मतलब वो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, उनका प्रोफेसर नहीं सिखाएगा उन्हें। प्रोफेसर अटेंडेंस लेगा, लेक्चर लेगा, चले जाएगा। वो टेक्निकल स्किल सिखा सकता है, वो भी बच्चे के ऊपर है। लेकिन अगर हम पूर्वायाम से समझें कि वो पूरे यूथ को क्या बताना चाहते हैं कि भाई ये आप फ्रॉम डे 1 कॉलेज से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेटवर्किंग हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गया, इस पर काम कैसे करें? क्योंकि बोलना बहुत आसान है, हर कोई बोल देगा लिंक्डइन पर, लेकिन रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें मैम? राइट। सो इंटर्नशिप इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको जितना मिलेगा उतना आप सीखेंगे। रही बात सॉफ्ट स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए आपको, इट डजंट मीन दैट आपको सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल आता है। कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप अपने इंटरव्यू को क्रैक करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, बिकॉज रिक्रूटर्स लुक एट दैट, नो डाउट अबाउट इट। Recently, I have posted a reel which has gone viral and people are trolling and fighting with each other. That उसमें हमने लिखा था technical skills gets you a job, but soft skills makes you rich. And there is a debate उसमें coders and soft skill वाले आपस में भिड़ गए हैं कि कोडिंग वाले बोलते हैं कि हमें तो नहीं चाहिए सॉफ्ट स्किल, हम तो हमारी कोडिंग से ही आगे बढ़ेंगे, जो करना है वो करेंगे। यू कैन आस्क एनीवन जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका सॉफ्ट स्किल मैटर करता है। मतलब आप ज़ीरो पे नहीं हो सकते हो, एटलीस्ट एवरेज तो भी होना चाहिए। इफ़ यू कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, यू कैन नॉट बी सेलेक्टेड इन एनी कंपनी। दैट्स अ फैक्ट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। कंपनीज़ को चाहिए कि उनके कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, कभी अगर उनको क्लाइंट फेसिंग रोल्स पे डालना पड़ा, उनका प्रमोशन होता है, आगे जाके वो टीएल बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, तो दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली, क्योंकि वो उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे।
और अगर वही ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कंपनी उनको प्रेफर नहीं करेगी, चाहे आपका कितना ही टेक्निकल स्किल स्ट्रांग क्यों ना हो। सही। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको स्टार्ट करना है आपके आसपास से। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। आप कम्युनिकेट करना सीखो, चाहे हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, बट जिस तरीके से आप बात कर रहे हो इतना दम के साथ रखो कि लोग सुने। आप कॉलेज में आपके इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, कभी आप जाते हैं स्टेज पे कि आप वहाँ पे जाके माइक लेके कुछ बोलने की कोशिश करें, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। कितने कम लोग, मैं इतने सेमिनार्स देती हूँ, जब मैं लोगों को स्टेज पे बुलाती हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल सेशंस देती हूँ, मैं सबको स्टेज पे बुलाती हूँ, स्टार्टअप पिच कराने लगा देती हूँ। हार्डली 100, 200, 700, 1000 लोगों में से 10 लोग आ पाते हैं। तो आप सोचिए कि करियर का रेशियो क्या है, कि वो 10 लोग ब्राइट हैं और बाकी सब लोग बैक बेंचर्स हैं। सो ये रेशियो बढ़ेगा तब जब सबको लगेगा कि ज़रूरत क्यों है। पहले तो हमारा माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है कि सॉफ्ट स्किल ज़रूरी है। तब हम उस पे मेहनत करना चाहेंगे और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं कि कैसे करनी है। सबसे पहले तो माइंडसेट चेंज करना है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, फिर कैसे करना है। पार्टिसिपेट करो, आप लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करना सीखो, हिंदी से शुरू करो, कॉन्फिडेंटली बात करो अपने घर वालों से, सब जगह अपने पॉइंट्स रखना शुरू करो और फिर उसके बाद आप उसको धीरे-धीरे इंग्लिश पे लेके जाओ। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, टूटी-फूटी ही सही, यू स्टार्ट स्पीकिंग विद पीपल। मेरा कम्युनिकेशन स्किल सारा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हिंदी मीडियम कॉलेज से थी। मेरा सारा कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेज़ों से बात कर के इम्प्रूव हो गया। ओके। स्टार्टिंग के कॉल्स पे वो जो रील्स नहीं आते, वो क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आते, सब सर के ऊपर से जाता है। इट हैपेंड विद मी। मेरे फर्स्ट 10 कॉल्स में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बस या किया था बस। बट देन लेटर ऑन उनसे बात कर के टफ होने के बाद भी आई अंडरस्टूड। सो जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलेंगे, वो चीज़ सीखेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। मैम अभी आपने स्टेज फ़ियर का टॉपिक लिया, ठीक है? तो मैं आपकी एक रील देख रहा था, वो काफ़ी काफ़ी व्यूज़ आए उस पर। तो उसमें आपने राज शमानी सबसे वन वन ऑफ द टॉप 3 पॉडकास्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपने ओपनली और जिस तरीके से आपने वो क्वेश्चन पूछा ना, एक भी बार वो बहुत कॉन्फिडेंट आप साउंड कर रहे थे, ठीक है? तो मेरे को यही समझना है कि जैसे आपकी अपब्रिंगिंग रही है, ठीक है? हिंदी मीडियम से पढ़ना और कभी कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल कॉलेज में ना जाना। उसके बाद भी वो, अगर मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट पूर्वा की बात करूँ, तो आज पूर्वा के अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? प्लस आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यार आप अपनी बात खुल के रखो, ठीक है? आप राष्ट्रवानी से ऑब्वियसली लाइफ में पहली बार मिल रहे होंगे। आप अमन अमन से मिले, ठीक है? आपने अपना आइडिया पिच किया, ठीक है? भले वो पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, उसमें नहीं आते। लेकिन इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर से बात करना, वो कैसे? और प्लस अभी आपने लास्ट 2-3 दिन से आप पॉडकास्ट दे रहे हैं और कॉलेजेस में इवेंट्स कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें वो स्टेज फ़ियर कैसे आपने ख़त्म किया अपनी लाइफ़ में? राइट। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँगी मैं आपको कि कॉन्फिडेंट वर्सेस अंडर कॉन्फिडेंट का। हुँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है? आप इज़िली बता देंगे ये माइक है। अगर मैं आपसे कोई ऐसी वियर्ड सी चीज़ पूछूँ कि ये क्या है जो इनविजिबल है, आप नहीं बता पाएँगे। हुँ, ट्रू। ये चीज़ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर दिख रही थी, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए दिस इज़ अ माइक। हुँ, जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, आप वहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं मेरा लाइव एग्जांपल आपको बताती हूँ, आपने कॉन्फिडेंस की बात करी। स्टेज पे मैं जो बात करती हूँ, वो चीज़ मैंने जी है। तो आपको ना लोगों को इग्नोर करना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है तो। ठीक है। आस-पास वाले आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। वो आपको रियल फ़ील ही नहीं होने देते जो आप हो। अगर आप अच्छे हैं भी, तो आपको लोगों से जब तक वैलिडेशन लगता रहेगा ना, तब तक आप कभी अंदर से कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर पाएँगे। अब जब मैं सेमिनार्स में स्पीच देती हूँ, हर टाइप की ऑडियंस रहती है मेरे सामने। कुछ रहते हैं जो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द स्पीच एट ऑल। कुछ रहते हैं वो आर क्लैपिंग, मोटिवेटिंग मी, स्टैंडिंग ओवेशन दे देते हैं, दे लव माय स्पीच। पर कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ध्यान देते हैं, आपस में बात कर रहे हैं। सो मैं उन लोगों पे ध्यान दूँगी जो मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहले तो आपको अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को कट करना बहुत ज़रूरी रहता है जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कराते हैं। बिकॉज़ आपको कॉन्फिडेंट अगर फ़ील करना है तो आपके आस-पास ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आपके बारे में अच्छा सोचें, आपका आपका उनका ग्रोथ माइंडसेट हो, तब आप कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकते हो। सो सबसे पहला तो यही है कि आप ऐसे लोगों को कट कर दो, जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कराते हैं। तो मैम जैसे भी आपने कॉम्पिटिशन वाला एक पॉइंट उठाया,
तो आपने राजशमानी से भी यही क्वेश्चन पूछा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो पॉडकास्टर्स हैं अक्रॉस इंडस्ट्री बड़े-बड़े, ठीक है? तो क्या वो उनको एज़ अ कॉम्पिटिशन फेस करता देखते हैं, एज़ अ कॉम्पिटिटर देखते हैं? तो इसमें मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑन सोशल मीडिया यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ वीडियोस कि यार ठीक है कि बस खुद पर फोकस करो, ठीक है, बी लाइक अर्जुन, ठीक है। और लोग ये भी बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते हैं कि यार ठीक है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है या फिर अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है, तो भी आप उसे साइड लाइन कर दो। लेकिन मेरे को प्रैक्टिकली ये जानना है कि एज अ यूथ, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हॉस्टल में 2 बैचमेट हैं, एक का प्लेसमेंट हो गया 20 लाख पर, 10 लाख पर, एक अनप्लेस रह गया। ठीक है? तो उस वो जो बंदा अनप्लेस रह गया, उसके दिमाग में जो फीलिंग्स आ रही होंगी, ठीक है? क्या जेलसी कह लो या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लो, तो उसको वो प्रैक्टिकली कैसे चैनलाइज़ कर सकता है? वो आना नॉर्मल है, ठीक है? तो इसका एक तो इसका आंसर मिल जाएगा फिलॉसफिकल में, लेकिन मेरे को फिलॉसफिकल वे में नहीं जाना, मेरे को आपसे प्रैक्टिकल क्योंकि आपने यू हैव बीन देयर, यू हैव फेस्ड सर्टेन सिचुएशंस एन नंबर ऑफ टाइम्स इन योर लाइफ। आई वांट टू अंडरस्टैंड आप वो कैसे कर्व आउट कर देते हैं? राइट। सबसे पहले तो आपने ये बहुत अच्छी लाइन बोली कि ये नॉर्मल फीलिंग है। ये लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल फीलिंग है। Being competitive, being jealous is normal. You have to accept it. If you are feeling inferior, then it's fine. आपको थोड़े टाइम के लिए वो लगेगा। जब मैंने राज शर्मानी से वो क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने इतना अच्छे से जवाब दिया था उसका एंड पूरी पब्लिक वहाँ पे पब्लिक चिल्ला रही थी। जब मैंने उनको ये पूछा कि आपका कॉम्पिटिशन आपको क्या लगता है कौन है एंड हाउ डू यू फेस इट? उन्होंने ये बोला कि व्हाट डू यू थिंक हू इज़ माय कॉम्पिटिशन? सबसे पहले सब जनता में बियर बाइसेप्स, प्रखर के प्रवचन, लोगों ने ऐसे नाम लेना शुरू किया। व्हाट ही सेड इज़ कि मेरे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, अपने-अपने तरीके में आगे बढ़ रहे हैं और अगर मुझे लगता है कि ये मेरा कॉम्पिटिशन बन रहे हैं, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। मैं अपना जैसे जब बियर बाइसेप्स जब किसी ने बोला कि कॉम्पिटिशन है, उन्होंने बोला कि वो ही इज़ मोर टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट, आई एम मोर टुवर्ड्स एजुकेशन। या लोगों को एजुकेशन में प्रोवाइड करने में एजुकेटिंग पीपल ही हेल्प्स मोर। सो आपको अगर लग रहा है कि आपका कोई कंपटीशन बन रहा है, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि 2 लोग हैं बैचमेट्स, एक का प्लेसमेंट हो गया, एक का नहीं हुआ, तो आप उस एक को ये नहीं बोल सकते हो भाई चिल कर, वो फील करेगा सैड, सही बात। इट्स फाइन। आप उनको ये नहीं बोलोगे उस टाइम पे कि मुझे जब मैं अपसेट होती हूँ तो लोग मुझे जब ये बोलते हैं कि मत हो अपसेट, मैं उनका सुनती ही नहीं हूँ। मैं उनका सुनती हूँ जो मुझे ये बोल देंगे कि हाँ, तू हो ले अपसेट, तू रो ले आराम से एंड देन यू कम बैक। सो कम बैक इज़ इम्पोर्टेंट। एवरीबॉडी हैज़ लोज़ इन देयर लाइव्स, एवरीबॉडी, सेलिब्रिटीज़ से लेकर अंबानी तक, सबको लो फील होता है। किसी की लाइफ में एवरीडे संडे नहीं होता है, ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ हम भगवान नहीं हो जाते, राइट? सो अगर आपको लो फील हो रहा है, आप उससे कम बैक कितना स्ट्रॉन्गर करते हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, किसी रीज़न से नहीं हुआ होगा, कहीं पे आप लैग कर गए होंगे, हो सकता है आपने अपना 100% दिया होगा, पर आपका लक साथ नहीं दिया होगा। बट अब आप उसको कितने दिन तक लेके रोएँगे? या फिर आप कम बैक करेंगे, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करके और उस बंदे से ज़्यादा अच्छा पैकेज ले लेंगे। दैट विल बी योर स्ट्रॉन्गर कमबैक। सो फोकस ऑन कमबैक रादर देन कंपीटिंग। जेलस फील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इन्फीरियर फील करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमन्स, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो मैम मेरे को ना यहाँ पर अब थोड़ा 1-2 हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करते हैं, देन आई बिलीव वी वुड बी रैपिंग इट अप। सो जैसे एक कल का ही टॉपिक लें, तो कल एक एल&टी के चेयरमैन ने, ठीक है, उन्होंने एक बयान दिया कि आप अगर उनका बस चलता तो वो 90 घंटे काम कराते वीक में। पहले जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं उन्होंने बोला था कि 70 घंटे काम करना चाहिए और वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ मिथ, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हम वेस्ट का जो वेस्टर्न कल्चर है हम उस पर उससे ज़्यादा फैसिनेटेड फ़ील करते हैं। और अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो तभी हम डेवलप्ड हो पाएँगे, तभी हम ग्रो करेंगे, जब हम 70-70, 80-90 घंटे तक काम कर पाएँ। तो क्योंकि मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज़ कि ट्रेंडिंग है, बिकॉज़ क्योंकि आपने उस फ़ेज़ से निकले हो आप, जहाँ पर आपने अपना पैकेज बहुत डबल किया, ऑलमोस्ट आपने बताया आप 50 लाख तक पहुँच गए। तो कॉर्पोरेट में 50 लाख तक पहुँच पाना, बिना किसी टेक्निकल डिग्री से कैसे आपने स्विच किया, खुद की राह बनाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। प्लस दूसरा, आप खुद एक फाउंडर भी हो, तो क्या आप खुद इस कल्चर को बढ़ावा देते हो? या फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस के फ़ेवर में हो?
तो क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन का ना सबसे ज़्यादा यही सवाल रहता है कि भाई हमें तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, और आजकल तो जेन ज़ी जनरेशन ही है ट्रेंड में। तो यू हैव बीन देयर और आप एक खुद फाउंडर भी हो, इसलिए मेरे को आपके थॉट्स जानने हैं इस पर। मैं यहाँ पे 3 लोगों के नाम लूँगी बिफोर आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट। एक नारायण मूर्ति सर, एक वो एल&टी के फाउंडर एंड एक नमिता थापर। अगर आपको याद हो, नारायण मूर्ति सर ने बीच में 70 आवर्स अ वीक का वर्क वो कराना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से, उसके ऊपर डाला था। पूरा कॉर्पोरेट जो है वो सब एक साथ हो गया था। इट वाज़ ऑल गॉन रॉन्ग। अभी एल&टी के फाउंडर ने जो जोक मारा था एग्ज़ैक्टली एक प्रेस रिलीज़ में कि आप सैटरडे पे भी काम कराते हैं अपने एम्प्लॉय से। ही सेड आई विश कि मैं संडे को भी अपने एम्प्लॉय से काम करा सकता। फॉर हाउ लॉन्ग यू विल स्टे योर वाइफ एट होम? हाँ, ये बोला। ही सेड एग्जैक्ट वर्ड्स एंड इट बिकेम अ बूम इन द मार्केट। एट द सेम टाइम अगर आपने नमिता थापर का इस बारे में पर्सपेक्टिव सुना हो, इन रिसेंट इंटरव्यू शी सेड अ फाउंडर can work for 12 hours or 70 hours or 80 hours a week because they are getting that much money. आप एक एम्प्लॉय से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो एज अ लीडर और एज अ फाउंडर मैं नमिता थापर के पर्सपेक्टिव से बहुत अग्री करती हूँ यहाँ पर कि आई एम अ फाउंडर, आई नो where I want to take my company. So I can work on weekends, I can work 70 or 80 hours. That's my decision because I will be getting that money also. But at the same time, my employees are getting limited salary. So why would I ask them to work for 70 hours or 80 hours? Because that hours will not be productive first of all. वो उतना मन से भी काम नहीं करेंगे, वो गाली ही देंगे मुझे, और वो जस्टिफाइड भी नहीं है उनके साथ में। बिकॉज़ दे आर नॉट, दे हैव फैमिलीज़, उनके पास अलग काम होंगे, कुछ फ्रीलांसिंग गिग्स होंगे, कुछ अलग चीज़ें होंगी उनकी लाइफ में। सो ये एक डिफरेंस है स्ट्रेट अवे फाउंडर माइंडसेट में एंड एम्प्लॉय माइंडसेट में। जब मैं एम्प्लॉय थी, तब मैं 9 घंटे से ज़्यादा अपनी कंपनी को 1 मिनट भी नहीं देना चाहती थी। बट अब जब से मैं फाउंडर हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं 10 घंटे काम करूँ, 11 घंटे काम करूँ, 12 घंटे काम करूँ। एंड जब मैं नई-नई फाउंडर बनी थी, तब मैं एम्प्लॉयी माइंडसेट के साथ फाउंडर बनी थी। मुझे लगता था जब मैं फाउंडर बनूँगी, तो मैं तो 12-12 घंटे नहीं दूँगी, क्यों देते हैं लोग इतने घंटे? बट नाउ आई रियलाइज़ इट कम्स नेचुरली, क्योंकि आपके ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी चीज़ें आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है कि ऑटोमैटिकली यू कैन वर्क बिकॉज़ इट बिकम्स योर पैशन एंड यू स्टार्ट लविंग इट सो मच कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि 12 घंटे कब निकल गए। मैं कभी-कभी सुबह 9 बजे से बैठती हूँ, रात के 12 बजे तक काम करती हूँ। मेरे वेकेशंस आजकल सब वर्केशंस में कन्वर्ट हो गए हैं। जब मैं अनुपम मित्तल से मिली थी एक एंटरप्रेन्योर समिट में, उन्होंने ये बात बोली थी हमारी ऑडियंस से सबसे कि मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैं कब वेकेशन पे गया था, एंड सब ऑडियंस में ऐसे बात कर रहे थे, ये बहुत खड़ूस फाउंडर होंगे। बट मैंने भी उस टाइम पे यही बोला था कि इतना क्यों काम करते हैं आप लोग सब फाउंडर लोग। बट नाउ आई रियलाइज कि वो ज़रूरी है एंड इट बिकम्स अ पैशन। आई डोंट माइंड वर्किंग दैट हार्ड, बट मैं कभी अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे फोर्स नहीं करूँगी कि आप वीकेंड्स पे भी काम करो। ठीक है। सो एज़ अ फाउंडर आप हसल को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर एज़ लॉन्ग पिक्चर में अगर मैं देखूँ तो यू वांट कि कंपनीज़ को एम्प्लॉयी सेंट्रिक रहना रहना चाहिए। सो मैम मूविंग अहेड मेरे को एक और चीज़ आपसे समझनी थी कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ना कुछ लोग जैसे आपने बताया कि अटेंशन पे करते हैं, कुछ पे नहीं करते, ठीक है? तो क्या जो यूथ है, इसको क्या मतलब नेटवर्किंग इवेंट्स के फ़ायदे होते हैं? जैसे अभी आपने 2 दिन अभी नेटवर्किंग इवेंट किया, तो मैं उसमें गेस्ट की लिस्ट देख रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा जो लिंक्डइन पर एक्टिव लोग हैं, जिनके 2-2 लाख, डेढ़ डेढ़ लाख यू नो फैन फॉलोइंग है लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस हैं, यूट्यूब पर काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब आप एज़ अ स्पीकर मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो आप क्या नया सीखते हैं? क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग यंगर भी होंगे आपसे, तो आप अपने जूनियर से क्या-क्या नया सीख सकते हैं? प्लस जो नेटवर्किंग इवेंट में आने से जो कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं, वो कतराते हैं थोड़ा कि यार नहीं यार हमें नहीं जाना, ठीक है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उन लोगों के लिए आपका क्या वैल्यू एडिशन रहेगा कि यार क्या आप नया सीख सकते हो? मुझे ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला सिस्टम पहली बात तो समझ में नहीं आता है, बिकॉज़ जो इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं ना, वो अपने दोस्तों में, अपने क्लोज्ड वन में सबसे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ट्रू है ये फैक्ट। सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट सच एज़ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। आज की जनरेशन में सब एम्बिवर्ट्स हैं, देयर इज़ नो वन। जहाँ हम कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो जो ये नेटवर्किंग इवेंट्स की आपने बात करी, मुझे मेरे बिज़नेस में नेटवर्किंग इवेंट्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। आई हैव क्रैक्ड माय ऑल हाई टिकट डील्स बिकॉज़ ऑफ माय नेटवर्किंग इवेंट्स। क्योंकि वहाँ पे आपको
स्टैंड आउट होना पड़ता है। अगर आप मेरे सारे नेटवर्किंग इवेंट्स पुराने उठा के देखेंगे, आई हैव मेट ऑल बिग फाउंडर्स, और मैं नेटवर्किंग इवेंट्स में सिर्फ बिजनेस इवेंट्स में ही जाती हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे जानना था कि हर एक फाउंडर अपनी कंपनीज को कैसे चलाते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या फिर वो सर्विस बेस्ड हो। So I have met Sunny Leone for her brand. I've met Anupam Mittal, Aman Gupta, मामा अलग की फाउंडर गज़ल अलग, शी इज़ माय फेवरेट। सो मैं इनसे हर फाउंडर से कुछ अलग चीज़ें सीखती हूँ। और इन इवेंट्स में आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स पिचिंग देयर स्टार्टअप आइडियाज़ टू देम डायरेक्टली। अब आप बताइए, आप घर पे बैठे हैं, आपने कोई आइडिया सोचा है, या फिर आपको कोई जॉब चाहिए, या आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कैसे पहुँचेंगे लोगों तक? Networking event is a blessing nowadays for us. It's a blessing because you can meet, you can see people जो आपके रीच के बाहर है बाहर, बट वहाँ पे आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनसे बात कैसे करनी है। जो मेरा फर्स्ट इवेंट था, फर्स्ट नेटवर्किंग इवेंट, वो मेरा गोवा में था। एंड उस इवेंट में जो मैंने गलतियाँ करी थी वो मैंने नेक्स्ट अपने इवेंट्स में कभी नहीं करी, मैंने वहाँ से सीखी चीज़ें। सो वो गोवा में इवेंट था वेयर आई मेट सुधा चंद्रन जी, शी इज़ एन एक्ट्रेस, वी ऑल नो हर, राइट? एंड वहाँ पे मुझे अवार्ड मिला था इंस्पिरेशनल वुमेन का। मुझे नहीं पता था नेटवर्किंग इवेंट में जाके करते क्या है। मैं वहाँ पे गई अच्छे से रेडी होके, और मैंने अपना अवार्ड लिया और मैं वापस चली गई। मुझे उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बिज़नेस वाले आए हैं, ये सब मेरे लीड्स हैं। सो आई हैव टू टॉक टू देम। मुझे हर इंसान से बात करनी है, उनसे पूछना है कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, उनके कार्ड्स एक्सचेंज करने हैं। तब मैंने अपने बिज़नेस कार्ड्स भी नहीं बनाए थे और अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करी। इनफैक्ट मेरी सुधा चंद्रन जी के साथ एक फ़ोटो भी नहीं है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्यों गई थी यहाँ पर। फिर मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था एक बिज़नेस कोच का, जहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी, शी मेट धोनी। तो उन्होंने बताया कि वो धोनी से कैसे मिली थी। एक नेटवर्किंग इवेंट में धोनी आए थे, उसके पीछे उन्होंने इतना रिसर्च किया था। धोनी जिस फ्लाइट में जा रहे थे, उनके टीम से उन्होंने कनेक्ट करके धोनी जिस फ्लाइट में जा रहे थे, उसी सेम फ्लाइट में उन्होंने टिकट बुक करी, और वहाँ पे धोनी के बाजू वाली सीट बुक करी, बिज़नेस क्लास में उतने पैसे दे के। एंड फिर धोनी से कॉन्टैक्ट बनाया, एंड शी जस्ट वांटेड अ साइन फ्रॉम धोनी, एंड शी गॉट अ पिक्चर क्लिक। उसकी वजह से उनका करियर बन गया, एंड शी हैज़ सोल्ड सो मेनी कॉपीज़ ऑफ हर बुक जो उन्होंने लिखी थी धोनी के ऊपर। वहाँ से मैंने वो चीज़ सीखी कि नेटवर्किंग इवेंट में जब आप जाते हो, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, आप सारे स्पीकर्स के बारे में रिसर्च करके जाओ। सिर्फ ऐसे ही नहीं चले जाना है हमें कि ये इवेंट है बस जाके आना है। आप अपना टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करें, यू आर वेस्टिंग इट। रिसर्च अबाउट ऑल द स्पीकर्स। अब मैं जो भी इवेंट्स में जाती लगी इसके बाद में, मैं सारे स्पीकर्स के बारे में रिसर्च करके जाती थी। अमन गुप्ता कौन है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, अनुपम मित्तल कौन है, ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, उनके बारे में सब कुछ जान के मैं गई थी वहाँ पर। एंड दैट्स हाउ आई मेट दीज पीपल। एंड ऑडियंस में आप बैठे हो, क्योंकि आई वॉज एन अटेंडी, आई वॉज नॉट अ स्पीकर। स्पीकर में आप बनी हो, सो आई वॉज एन अटेंडी। ऑडियंस में इतने सारे लोगों में वो क्यों आपकी सुनेंगे, आपको जानेंगे? हर एक स्पीकर के लिए आप एक एक क्वेश्चन प्री डिफाइंड प्रिपेयर करके जाओ, और जब ऑडियंस को चांस मिलता है क्वेश्चन पूछने का, मेक श्योर कि आप वो चांस को यूटिलाइज करो और आप वो क्वेश्चन पूछो। आप ऑटोमेटिकली सारे भीड़ से हट गए, क्योंकि स्पीकर का ध्यान आप पे आ गया। फिर आप उनसे बात कर सकते हो। दैट्स हाउ आई मेट अमन गुप्ता एंड आई स्पोक टू हिम, और उनकी टीम के साथ आज मैं टच में हूँ। तो जो भी नेटवर्किंग इवेंट्स है वहाँ पे जाने के लिए ये सारे ट्रिक्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रिक्स जो यूथ यूज़ कर सकता है। सो मैम यहाँ पर मेरे को दिस इज़ माय लास्ट टॉपिक जो हम फिर उसके बाद अपना पॉडकास्ट रैप करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को समझना है कि अगर हम पिछले 6 से 7 महीने की स्टोरी या फिर लास्ट ईयर की स्टोरी उठा के देखें, तो बहुत सारे सुसाइड्स हुए हैं 1 साल में। कोटा एक के साथ। अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स ने या जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने सुसाइड किए। तो ये जो सारे ये थोड़ा-सा टॉपिक ना थोड़ा-सा सेंसिटिव भी रहता है। और अ, और उसके बाद बहुत सारे जो एमएनसीज़ हैं, ठीक है? उनके लोगों ने प्रोफेशनल्स ने सुसाइड किए। तो क्योंकि आप अपने जैसे आपने बुलिंग का एग्ज़ाम्पल दिया पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, आप बुली होते रहे हो, तो कुछ लोग उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते तो गलत स्टेप ले लेते हैं। कॉर्पोरेट में बुली होते हैं या ग्रो नहीं कर पाते तो कुछ ना कुछ हार्श स्टेप ले लेते हैं। उसके बाद तो मेरे को आपसे ये समझना है, क्योंकि बीइंग अ एम्प्लॉयी, बीइंग अ फाउंडर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि यार ये जो सुसाइड्स बढ़ रही हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट्स में या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो कि रिजेक्शंस को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे।
तो सुसाइड्स को लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है ना? Right, I'm getting goosebumps while talking about this. I really feel sad whenever I see a young soul leaving life like this. I feel sad because ये चीज़ मैंने कभी कहीं शेयर करी नहीं है, बट अभी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आपने इस टॉपिक पे बात करी है. आई हैव फॉट डिप्रेशन. बहुत गंदा वाला डिप्रेशन मैंने एक्चुअली अपने लाइफ में फेस किया था एक टाइम पे, बिकॉज ऑफ बुलिंग. एंड हम सुसाइडल थॉट्स हमें तब आते हैं जब हम ये सोचते हैं कि कोई नहीं है हमारा, वी आर अलोन. उस टाइम पे हमें फैमिली नहीं दिखती. लोग जब आप किसी से ये पूछते हैं ना कि क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे, थिंक अबाउट योर फैमिली. बट मी बीइंग इन टू दैट सिचुएशन, मैं आपको ये बोल सकती हूँ उस टाइम पे आपको फैमिली भी नहीं दिखती है. उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि कोई नहीं है आपके आसपास. आप इतना लोनली फील करते हो तभी आप वो स्टेप लेते हो. तो यू जस्ट नीड समवन एट दैट पॉइंट इन टाइम. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, मैं बस गूगल पे सर्च कर रही थी उस टाइम पे, हाउ टू एंड लाइफ पेनलेसली. एंड मुझे वहाँ पे गूगल पे एक नंबर आया. पूर्वा, दैट्स वेरी सैड टू हियर, व्हाई आर यू डूइंग दिस, प्लीज टॉक टू आवर सुसाइडल हेल्पलाइन. I called that number and I spoke to that girl for almost 1 hour. I felt so light and I literally felt कि मुझे बस यही चाहिए था. I just needed someone to listen to me. And after that मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में कभी ऐसे थॉट्स नहीं आए. और जब जब मुझे ऐसा लो फील होता है, आई स्पीक टू समवन, नॉट समवन क्लोज, बिकॉज हम क्लोज्ड वन से बात नहीं कर सकते हैं उतना, क्योंकि हमें जज करते हैं वो लोग कि, या फिर वही ज्ञान देंगे वापस, बी स्ट्रॉन्ग. उस टाइम पे वो ज्ञान सबसे बकवास लगता है, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग नहीं रह पा रहे हो तभी आप ये स्टेप लेने का सोच रहे हो. टॉक टू समवन प्लीज. बस यही सोल्यूशन होता है उस चीज़ का. वेंट इट आउट, जो भी है आपके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो. आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं किन रीज़न से? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कॉर्पोरेट में प्रेशर है तो, फैमिली में मम्मी ने कुछ बोल दिया तो, पापा से झगड़ा हो गया तो. फॉर दीज रीजंस पीपल आर एंडिंग देयर लाइव्स. बुलिंग की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं. एंड दीज मैटर्स आर नॉट स्मॉल. ये अफेक्ट करते हैं मेंटली, बहुत बुरी तरीके से करते हैं. आप सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते हो इन इश्यूज़ की वजह से. इस वजह से आप सोचते हो कि इट्स बेटर टू एंड, चाहे लोगों को फेस ना करना पड़े उसके बाद में. फैमिली को फेस नहीं करना चाहते हो आप उस टाइम पे. टॉक टू समवन. जो अभी ईवाई का जो लेटेस्ट केस हुआ था, जहाँ पे एना, शी शी वाज हैविंग सम हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी, बट शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट प्रेशर, मैनेजर का प्रेशर एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई एम वेरी श्योर उसके अलावा भी शी वाज लोनली. इसकी वजह से शी टुक दैट स्टेप. अगर हम कंपनीज में एक फ्री मेंटल वेलबींग, हम एम्प्लॉयज़ पे कितने पैसे खर्च करते हैं, एक फ्री मेंटल वेलबींग सेशन अगर हम रखते हैं वहाँ पे, या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, कोई ऐसे काउंसलर्स है जहाँ पे हम तुरंत उनको कॉल करके वी कैन जस्ट वेंट इट आउट एंड वी कैन जस्ट टॉक टू देम. ट्रस्ट मी, इट विल सेव सो मेनी लाइव्स, लाइक अतुल सुभाष, लाइक एना, एंड सो मेनी लाइव्स विल बी सेव्ड. सो कॉर्पोरेट में सीरियसली मैं अपनी टीम के साथ में इतनी फ्री रहती हूँ. बीइंग अ फाउंडर मुझे नहीं टाइम मिलता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ. कभी-कभी ये लोग मुझे कॉल करते हैं, आई शाउट एट देम, प्लीज़ मेरी छोटी-छोटी चीज़ मत पूछा करो. बट आई हैव टोल्ड ऑल ऑफ माय टीम मेंबर्स, एनी इश्यूज़ इफ यू आर गोइंग, योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी मी. चाहे आप रात के 2 बजे कॉल करो. एनी इश्यू इफ यू आर फेसिंग, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो. मुझे मेरे टीम मेंबर्स में सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स पता है. उनके मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं वो पता है, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले इश्यूज़ पता है, उनके करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पता है, उनके अगर कॉलेज में उनको कोई बुली करता है वो मुझे आके बोलते हैं, मैम आज मेरी मैम ने मुझे ऐसे बोल दिया. सो ये चीज़ तो कंपनीज़ को करनी ही चाहिए. बिग कंपनीज़ में मेरा स्टार्टअप है तो पॉसिबल हो पाता है, ऑफ कोर्स एमएनसीज़ में पॉसिबल नहीं है. बट आप इतना तो कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो अपना दिन रात जान आपको दे रहे हैं आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कि आप उनका मेंटल वेलबींग का ध्यान रख सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी मैम. तो मैं अपने बस व्यूअर्स को बस लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि मैम की जर्नी से अगर हम सीखेंगे ना, मतलब हर कोई बंदा मैम की जर्नी से अलग-अलग चीज़ें सीख सकता है. अगर कोई 40 साल का बंदा
ये हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो कुछ नया सीख के जाएगा। अगर कोई यंगस्टर जिसने अभी 12th की है, तो वो मैम की जर्नी से कुछ अलग सीख के जाएगा। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी मैम की जर्नी से, वो यही है कि यार लाइफ में ना आपके लाइफ में चैलेंजेस आएँगे। अगर मैं एक छोटा-सा एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी और उसमें वो बता रहे थे कि यार एक बंदा अपनी मदर से बहुत लड़ाई कर रहा है कि यार वो उसे आईफ़ोन नहीं दिला पा रही है, ठीक है? वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा था। तो हमें लाइफ में आप ये पॉडकास्ट देखिए, ठीक है? बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, लेकिन जो आपकी रियल लाइफ़ प्रॉब्लम है ना, आप अपना गोल बड़ा रखिए, ठीक है? और बी लाइक अर्जुन, जैसे मैम ने बार-बार बोला, बी लाइक अर्जुन। तो इसमें ये है कि आपका अगर आपका एंड गोल क्लियर है ना, तो जो आपकी बाहर की जो सिचुएशंस हैं, वो आपको हिला नहीं पाएँगी। खराब सिचुएशन हर किसी की लाइफ़ में आती हैं, बैड फेज़, लो फेज़ सबकी लाइफ़ में आएगा। लेकिन हम इनको चैनलाइज़ कैसे करते हैं, हम इनको एक्सेप्ट करके, ठीक है? इनको कैसे रीरूट करते हैं। लाइफ में ना रीचैनलाइजेशन, रीरूट करना, ये मेरे को पूर्व मैम की जर्नी से बहुत अच्छे से सीखने को मिला। और मैं यही होप करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, वो मैम की जर्नी से कुछ ना कुछ नया सीख के ज़रूर जाएँगे और अपनी क्योंकि मैम ने कुछ ज़्यादा फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं दिया है हमारे व्यूअर्स को। मैम ने अपनी जर्नी से उसे रिलेट करके प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख देख रहे हैं, ठीक है? दे कैन रीच आउट टू पूर्वा मैम, अगर उनको कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ समझना है। आई विल शेयर द पूर्वाज मैम लिंक्डइन अकाउंट। मैम को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मैम के स्टार्टअप को आप लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और आप कमेंट्स में भी हमें हमारे आप अपने क्वेश्चंस को पूर्वा मैम से शेयर पूछ सकते हो। सो दैट वाज ऑल मैम। सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू होस्ट यू एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। So thank you so much, Lavin. First of all, I would love to appreciate this initiative which you have taken because you have been a student. Right now, you're working, and apart from that, you are taking time for doing this. You're not getting anything out of this. You are just helping and you're just becoming a helping hand for so many. So I really wish you all the very best and I wish you to go really higher in this initiative. And I am so glad that you made me a part of this, especially your first launch of offline podcast. So I want all the audience to be like you. थैंक यू सो मच मैम, लाइक इट्स एन ऑनर। लाइक मैं बस अपने ऑडियंस को ना यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैम का इंस्टाग्राम देखेंगे या लिंक्डइन देखेंगे या फिर मैम की यूट्यूब की भी जर्नी देखेंगे ना, और आप अगर हमारी जर्नी से कंपेयर करेंगे, तो यार अभी हम बहुत ही स्टार्टिंग के फेज़ में हैं, ठीक है? अभी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मैम की ह्यूमिलिटी दिखाता है, मैम की ग्राउंडेडनेस दिखाता है कि यार इतने ऊँचे लेवल पे पहुँचने के बाद भी अगर वो किसी एक नॉर्मल इंसान को वो टाइम दे पा रहे हैं, अपना 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 वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं और इतने अच्छे इनसाइट्स दे रहे हैं, तो यू हैव रियली मेक्ड एन इम्पैक्ट। एंड मैम, आई स्वेयर आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू फॉर माय एंटायर लाइफ कि यार आपने इतनी स्टार्टिंग की जर्नी में हमें सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much.